नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी शिक्षा संसार में। बच्चों, कल हम कक्षा 12 की पूरक पुस्तक वितान का तीसरा अध्याय अतीत में दबे पांव पढ़ रहे थे और हमने यहाँ तक पढ़ा था कि सिंधु सभ्यता के दो सबसे बड़े शहर जो थे, जिनका नाम मोहनजोदड़ो और हड़प्पा था, वो बहुत सुनियोजित तरीके से बसे हुए थे। और इसमें एक पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है और हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। फिर इसमें ये हमने पढ़ा कि जो एक इसमें बौद्ध स्तूप भी मिला है और उसके एक सिरे को गढ़ कहते हैं और उस गढ़ से आगे थोड़ा सा दूर बाकी शहर बसा हुआ था। अब इसके आगे हम पढ़ना शुरू करेंगे। ये मोहनजोदड़ो में बौद्ध स्तूप का चित्र है, जिसके पास पहुंचने के लिए सर्पिल पगडंडियाँ बनी हुई हैं। सर्पिल पगडंडियाँ मतलब सांप की तरह घुमावदार। सभी अहम और अब दुनिया भर में प्रसिद्ध इमारतों के खंडर चबूतरे के पीछे यानी पश्चिम में हैं। इनमें प्रशासनिक इमारतें, सभा भवन, ज्ञानशाला और कोठार है। वह अनुष्ठानिक महाकुंड भी, जो सिंधु घाटी सभ्यता के अद्वितीय वास्तु कौशल को स्थापित करने के लिए अकेला ही काफ़ी माना जाता है। असल में यहाँ यही एक निर्माण है जो अपने मूल स्वरूप के बहुत नज़दीक बचा रह सका है। बाकी इमारतें इतनी उजड़ी हुई है कि कल्पना और बरामद चीज़ों के जोड़ से उनके उपयोग का अंदाज़ा भर लगाया जा सकता है। तो अब यहाँ पे एक बात हुई है कि बौद्ध स्तूप के अलावा एक चीज़ और जो यहाँ मिली है वो है कि यहाँ का महाकुंड, उसको अनुष्ठानिक महाकुंड माना जाता है कि शायद यहाँ पे अनुष्ठान होते होंगे, उसके लिए ये बनाया गया है। तो इससे संबंधित प्रश्न भी आ जाता है, इस महाकुंड से संबंधित भी। नगर नियोजन की मोहनजोदड़ो अनूठी मिसाल है। इस कथन का मतलब आप बड़े चबूतरे से नीचे की तरफ देखते हुए सहज ही भाप सकते हैं। तो इस गद्यांश से जो प्रश्न बनेगा महत्वपूर्ण, वो है मोहनजोदड़ो की नगर नियोजना के बारे में, कि बहुत सुंदर तरीके से ये बना हुआ था, किस तरीके से इसकी नियोजना की गई थी, उसके बारे में बताइए। तो इमारतें भले खंडरों में बदल चुकी हों, मगर शहर की सड़कों और गलियों के विस्तार को स्पष्ट करने के लिए खंडर काफ़ी है। यहाँ की कमोबेश सारी सड़कें सीधी हैं या फिर आड़ी। आज वास्तुकार इसे ग्रिड प्लान कहते हैं। आज की सेक्टर मार्का कॉलोनियों में हमें आड़ा सीधा नियोजन बहुत मिलता है, लेकिन वह रहन सहन को नीरस बनाता है। शहरों में नियोजन के नाम पर भी हमें अराजकता ज़्यादा हाथ लगती है। ब्रासीलिया या चंडीगढ़ और इस्लामाबाद ग्रिड शैली के शहर हैं, जो आधुनिक नगर नियोजन के प्रतिमान ठहराए जाते हैं, लेकिन उनकी बसावट शहर के खुद विकसने का कितना अवकाश छोड़ती है, इस पर बहुत शंका प्रकट की जाती है। तो इस गद्यांश में हमें मालूम चला कि जो मोहनजोदड़ो नगर बसा हुआ है, यहाँ की जो सड़कें हैं वो आड़ी, सीधी या आड़ी हैं। इसको ग्रिड प्लान कहा जाता है। तो ग्रिड शैली के आधार पर ये शहर बसा हुआ है और आज इस शैली के आधार पर 3 शहर बसे हुए हैं, ब्रासीलिया या चंडीगढ़, 2 शहर, ब्रासीलिया चंडीगढ़ की बात, और इस्लामाबाद। मोहनजोदड़ो की साक्षर सभ्यता एक सुसंस्कृत समाज की स्थापना थी, लेकिन उसमें नगर नियोजन और वास्तुकला की आखिर कितनी भूमिका थी। स्तूप वाले चबूतरे के पीछे गढ़ और ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती। तो जो बौद्ध स्तूप था उसके चबूतरे के पीछे एक गढ़ था, एक सिरा जिसको गढ़ कहा जाता था, और उसके ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती बनी हुई थी और उसके पीछे 5 किलोमीटर दूर सिंधु बहती है। पूरब की इस बस्ती से दक्षिण की तरफ नज़र दौड़ाते हुए पूरा पीछे घूम जाए तो आपको मोहनजोदड़ो के खंडर हर जगह दिखाई देंगे। दक्षिण में जो टूटे फूटे घरों का जमघट है वह कामगारों की बस्ती है, कहा जा सकता है इतर वर्ग की। संपन्न समाज में वर्ग भी होंगे, लेकिन क्या निम्न वर्ग यहाँ नहीं था? कहते हैं निम्न वर्ग के घर इतनी मजबूत सामग्री के नहीं रहे होंगे कि 5000 साल टिक सके। उनकी बस्तियाँ और दूर रही होंगी। यह भी है
कि 100 साल में अब तक इस इलाके के 1/3 हिस्से की खुदाई ही हो पाई है। अब वह भी बंद हो चुकी है। तो गढ़ के ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्तियां और उसके दक्षिण में कामगारों की बस्तियां बसी हुई थी। हम पहले स्तूप के टीले से महाकुंड के विहार की दिशा में उतरे। दाईं तरफ एक लंबी गली दिखती है। इसके आगे महाकुंड है। पता नहीं सायास है या संयोग की धरोहर के प्रबंधकों ने उस गली का नाम दैव मार्ग रखा है। माना जाता है कि उस सभ्यता में सामूहिक स्नान किसी अनुष्ठान का अंग होता होगा। कुंड करीब 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा है। गहराई 7 फुट। कुंड में उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियाँ उतरती हैं। इसके 3 तरफ साधुओं के कक्ष बने हुए हैं। उत्तर में 2 पात में 8 स्नान घर है। इनमें किसी का द्वार दूसरे के सामने नहीं खुलता। तो महाकुंड के बारे में यहाँ पर क्या बताया है कि शायद सामूहिक स्नान होता होगा। यहाँ पे किसी अनुष्ठान जब करवाते होंगे उसमें सामूहिक स्नान किया जाता होगा। और ये जो महाकुंड 40 फुट लंबा है, 25 फुट चौड़ा और 7 फुट गहरा है। और इधर जो सीढ़ियाँ उतरती है दक्षिण, उत्तर और दक्षिण की तरफ से, वहाँ साधुओं के कमरे बने हुए हैं। और यहाँ पे 2 लाइन में 2 पाँच मतलब 2 पंक्ति में 2 लाइन में 8 स्नान घर हैं और किसी का दरवाज़ा एक दूसरे के सामने नहीं खुलता। मतलब बहुत सुंदर तरीके से हर चीज़ को बनाया गया है यहाँ पर। और यह सिद्ध वास्तुकला का भी एक नमूना है। ये महाकुंड का चित्र है। इस कुंड में खास बात पक्की ईंटों का जमाव है। कुंड का पानी रिस न सके और बाहर का अशुद्ध पानी कुंड में न आए, इसके लिए कुंड के तल में और दीवारों पर ईंटों के बीच चूने और चिरोड़ी की गारे का इस्तेमाल हुआ है। पार्श्व की दीवारों के साथ दूसरी दीवार खड़ी की गई है जिसमें सफ़ेद डामर का प्रयोग है। कुंड के पानी के बंदोबस्त के लिए एक तरफ कुआं है। दोहरे घेरे वाला यह अकेला कुआं है। इसे भी कुंड के पवित्र या अनुष्ठानिक होने का प्रमाण माना गया है। कुंड से पानी को बाहर बहाने के लिए नालियां हैं। इनकी खासियत यह है कि ये भी पक्की ईंटों से बनी हुई है और ईंटों से ढकी भी हैं। तो अब एक बात और क्या आ जाती है कि यहाँ पर कि कुंड में पानी जो डाला जाता है वो रिस के अंदर ना चला जाए या साइडों से ना रिस जाए या उसमें गंदा पानी ना आ जाए, गंदगी ना आ जाए। तो इसके लिए इसको चारों तरफ से पक्की ईंटों से बनाया गया है। चिरोड़ी और चूने का इस्तेमाल किया गया है। इसको ढका भी गया है और इसमें पानी डालने के लिए इसके पास एक कुआं भी बनाया गया है। और फिर कुंड से पानी को अगर बाहर निकालना है, इसकी कभी सफाई करनी है, तो आसपास नालियाँ बनाई है और नालियाँ सभी ढकी हुई हैं। तो ये बहुत अच्छा उदाहरण है कि बहुत सुंदर तरीके से बनाया है। बहुत कला प्रिय थे यहाँ के लोग। है पक्की और आकार में समरूप धूसर ईंटें तो शहर सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट पहचान मानी ही गई है। ढकी हुई नालियों का उल्लेख भी पुरातात्विक विद्वान और इतिहासकार जोर देकर कहते हैं। पानी निकासी का ऐसा सुव्यवस्थित बंदोबस्त इससे पहले के इतिहास में नहीं मिलता। बच्चों, हमने भी जिस वक्त आपके दादा दादी या नाना नानी होंगे उस वक्त के अगर उनसे सुनो, जब कच्चे घर होते थे गांव में तो और नालियाँ बनी होती थी, अधिकतर कई बार नालियाँ ढकी भी नहीं होती थी कहीं कहीं पर। तो और शहरों में भी हम देख सकते हैं घरों के पास से जो छोटी छोटी नालियाँ निकाली जाती हैं, कई लोग उनको ढक कर नहीं रखते हैं। लेकिन सिंधु घाटी में बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से सारे काम थे। जो नालियाँ थी वो भी पक्की ईंटों की बनी थी और पक्की ईंटों से ढकी भी हुई थी। तो ऐसा वर्णन किसी और सभ्यता में मिलता ही नहीं है इतिहास में। महाकुंड के बाद हमने गढ़ की परिक्रमा की। कुंड के दूसरी तरफ विशाल कोठार है। कर के रूप में हासिल अनाज शायद यहाँ जमा किया जाता था। इसके निर्माण रूप खासकर चौकी और हवादारी को देखकर ऐसा कयास लगाया गया है। यहाँ 9 चौकियों की 3 कतारें हैं। उत्तर में एक गली है जहाँ बैलगाड़ियों का जिनके प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं धुलाई के लिए आवागमन होता था। ठीक तरह का कोठार हड़प्पा में भी पाया गया है। तो कोठार भी यहाँ पे बने हुए थे। अब ये जग जाहिर है कि सिंधु घाटी के दौर में व्यापार की नहीं उन्नत खेती भी होती थी।
अब खेती कैसे होती थी वो भी यहाँ पे बताया जाएगा। बरसों यह माना जाता रहा है कि सिंधु घाटी के लोग अन्न उपजाते नहीं थे, उसका आयात करते थे। नई खोज ने इस ख्याल को निर्मूल साबित किया है, बल्कि अब कुछ विद्वान मानते हैं कि वह मूलतः खेतीहर और पशुपालक सभ्यता ही थी। लोहा शुरू में नहीं था, पर पत्थर और तांबे की बहुत आयत थी। पत्थर सिंध में ही था, तांबे की खानें राजस्थान में थी। इनके उपकरण खेती बाड़ी में प्रयोग किए जाते थे, जबकि मिस्र और सुमेर में चकमक और लकड़ी के उपकरण इस्तेमाल होते थे। इतिहासकार इरफान हबीब के मुताबिक यहाँ के लोग रबी की फसल लेते थे। कपास, गेहूँ, जौ, जरसों और चने की उपज के पुख्ता सबूत खुदाई में मिले हैं। वह सभ्यता का तर युग था जो धीमे धीमे सूखे में ढल गया। तो खेती भी की जाती थी यहाँ पे, और नाम भी लिया गया है कि कपास, गेहूँ, जौ, सरसों, चने की उपज होती होगी। विद्वानों का मानना है कि यहाँ ज्वार, बाजरा और रागी की उपज भी होती थी। लोग खजूर, खरबूजे और अंगूर उगाते थे, झाड़ियों से बेर जमा करते थे। कपास की खेती भी होती थी। कपास को छोड़कर बाकी सब के बीज मिले हैं और उन्हें परखा गया है। कपास के बीज तो नहीं, पर सूती कपड़ा मिला है। ये दुनिया में सूत के 2 सबसे पुराने नमूनों में एक है। दूसरा सूती कपड़ा 3000 ईसा पूर्व का है, जो जॉर्डन में मिला था। मोहनजोदड़ो में सूत की कताई बुनाई के साथ रंगाई भी होती थी। रंगाई का एक छोटा कारखाना खुदाई में माधव स्वरूप वत्स को मिला था। छालटी लीलन को कहते हैं और ऊन कहते हैं। यहाँ सुमेर से आयात होते थे, शायद सूत उनको निर्यात होता हो, जैसा कि बाद में सिंध से मध्य एशिया और यूरोप को सदियों हुआ। प्रसंगवश मेसोपोटामिया और के शिलालेखों में मोहनजोदड़ो के लिए मेलुहा शब्द का संभावित प्रयोग किया गया है। तो जहाँ यहाँ पर जो बीज मिले हैं खुदाई में, उनके आधार पर कहा जा सकता है कि यहाँ पर उन्नत खेती भी होती थी। ये लोग खेती भी करते थे और खेती के साथ साथ कपड़े की कताई, बुनाई और रंगाई भी करते थे। महाकुंड के उत्तर पूर्व में एक बहुत लंबी सी इमारत के अवशेष हैं। इसका बीचों बीच खुला बड़ा दालान है। 3 तरफ बरामदे हैं। इनके साथ कभी छोटे छोटे कमरे रहे होंगे। पुरातत्व के जानकार कहते हैं कि धार्मिक अनुष्ठानों में ज्ञानशालाएं सटी हुई होती थी। उस नज़रिए से इसे कॉलेज ऑफ प्रीस्ट्स माना जा सकता है। दक्षिण में एक और भग्न इमारत है। इसमें 20 खंभों वाला एक बड़ा हॉल है। अनुमान है कि ये राज्य सचिवालय, सभा भवन या कोई सामुदायिक केंद्र रहा होगा। गढ़ की 4 दीवारी लांघकर हम बस्तियों की तरफ बढ़े। ये गढ़ के मुकाबले छोटे टीलों पर बनी है, इसलिए इन्हें नीचा नगर कहकर भी पुकारा जाता है। खुदाई की प्रक्रिया में टीलों का आकार घट गया है। कहीं कहीं वे फिर ज़मीन से जा मिले हैं और बस्ती के कुएं लगता है जैसे मीनारों की शक्ल में धरती छोड़कर बाहर निकल आए हैं। तो यहाँ ये सब बताया गया है कि नीचा नगर थोड़ा सा नीचे की स्तर पर बना है और कुआं जो है, मतलब इतना ज़्यादा अभी ये खंडर हो चुका है कि कुआं इतना ज़्यादा बाहर की तरफ दिखने लगा है। ऐसा लगता है कि धरती को छोड़ के जो है मीनार की शक्ल में बाहर निकल कर आ गया हो। तो बाकी बच्चों हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आज हमने महाकुंड के बारे में पढ़ा और साथ ही साथ मोहनजोदड़ो की नगर योजना के बारे में। कल इसको जारी रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ दिन।